है दोस्तों, क्या आपने कभी किसी ऐसी दुनिया की कल्पना की है कि जिस दुनिया में भी बीमारियों का इलाज उनके पनपने से पहले हो जाए, जहाँ पे शिक्षा हर बच्चे के पास उसी की भाषा में पहुंच चुके, जहाँ इंसानी कल्पनाओं की कोई सीमा ना हो? क्या आपके हिसाब से कभी ऐसा हो सकता था जहाँ पे समस्या का हल चंद समय में आपको मिल सके? ये बहुत ही पॉजिटिव मन से एआई के बारे में पूछा जाने वाला सवाल है, जहाँ पूरी दुनिया में बहुत से लोग इस बात से कहीं ना कहीं दुखी हैं। तो मेजर चंक ऑफ पॉपुलेशन जो एआई का फायदा उठा रही है, वो एआई की यूज से बहुत ही ज्यादा खुश और हेल्पफुल महसूस करती है। हम बड़ी से बड़ी बीमारियों को भी आज इजीली सॉल्व कर पा रहे हैं, और शायद अगर ऐसा आगे भी रहा तो आप सोच कर देखिए कि बीमारी की समस्या खत्म करने में एआई हमें किस लेवल पर इनहेंस करने वाला है। कुछ दिन पहले ही मैंने एआई से प्रोटीन डिजाइन बनाने के बारे में बताया था। तो इस वीडियो में हम दो ऐसे महापुरुषों के बारे में जानेंगे जिन्हें एआई के जनक के रूप में देखा जाता है, और इस साल नोबेल प्राइज फैकल्टी ने उन्हें नोबेल प्राइज से नवाजा है। इसमें सबसे पहले आते हैं जॉन हॉपफील्ड। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जॉन हॉपफील्ड ने 1980 में एक नए प्रकार की न्यूरल नेटवर्क संरचना प्रस्तुत की थी। बेसिकली शुरू से ही जॉन हॉपफील्ड को एक बायोलॉजिकल फिजिसिस्ट के रूप में जाना जाता है, और उस वक्त के जो कंप्यूटर थे वो कंप्यूटर बेसिकली बार बार एक ही काम को दोहरा दोहरा कर करते थे। यानी अगर आप कंप्यूटर को दो नंबर को ऐड करने को दे रहे हैं तो क्योंकि सिर्फ उसे उसी काम के लिए प्रोग्राम किया गया है तो वैसा ही काम कर सकता है सिर्फ। लेकिन अगर आप उसे ये भी पूछोगे कि इन दोनों नंबर में और क्या क्या ऑपरेशन पॉसिबल है तो वो शायद शांत हो जाए। यानी वो बेसिकली सिर्फ एक रट्टू तोता की तरह ही काम करने वाला है। ये तो भाई रट्टू तोता है, बिल्कुल रट्टू तोता। क्या तू रट्टू तोता है? जैसे कि आप बेसिकली उन सारे कैलकुलेटर्स को देख सकते हैं जो आप अपने फोन में ऑन करते हैं। तो जॉन हॉपफील्ड के माइंड में इसी समस्या के ऊपर एक विचार जन्म लेता है। क्या कंप्यूटर को ये पावर दी जा सकती है कि वो इंसानों की तरह मैसेजेस, डेटास को स्टोर कर सके, प्रोसेस कर सके और सीख सके और एक बेहतर डिसीजन ले सके? तो यही एक रूट कॉज होता है एआई के बर्थ का। लेकिन 1980 तक कोई ऐसी रिसर्च बाहर आई नहीं थी, एंड जॉन हॉपफील्ड वाज द मैन हु एस्टैब्लिश्ड द फाउंडेशन ऑफ एआई एंड एमएल। लेकिन एक और कैनेडियन साइंटिस्ट ने 1949 में न्यूरो साइंस के ऊपर यानी ब्रेन साइंस के ऊपर एक रिसर्च पब्लिश की थी कि जो दिमाग है वो बहुत सारे कॉम्प्लेक्स वेब से मिलकर बना होता है। न्यूरल नेटवर्क यानी ब्रेन सेल्स का जाल होता है। यही न्यूरल नेटवर्क हमारे दिमाग में इंफॉर्मेशन स्टोर करता है, उन्हीं इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है और एक बेहतरीन डिसीजन लाके देता है, जिसकी वजह से ह्यूमन इस स्टेज पे पहुंच जाता है कि वो कोई डिसीजन ले सके। तो प्रोफेसर जॉन हॉपफील्ड, जैसा कि मैंने बताया था कि इन्हें मनोविज्ञान में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट होता है, तो जब इन्होंने इस रिसर्च के बारे में पढ़ा तो आगे चलकर जॉन ने न्यूरोलॉजी और फिजिक्स को आपस में ऐड करने की कोशिश की, जिसकी वजह से उन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट पैदा किया जिसे ANN यानी आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क कहा जाता है, जो कि ह्यूमन ब्रेन की न्यूरल कंडीशन को आधार मानकर काम करता है। यानी जिस तरह से हम हैं, हमारा दिमाग है, यानी हमारे ब्रेन में ब्रेन सेल्स होते हैं जो डेटा को स्टोर करते हैं, प्रोसेस करते हैं, डिसीजन लेते हैं, उसी तरह से प्रोफेसर एक ऐसा सिस्टम है जो अपने आप डेटा को स्टोर, प्रोसेस और बेहतर डिसीजन लेने के काबिल बना सकता था। और इस तरह से उन्होंने एक नेटवर्क बनाया जिसे हॉपफील्ड नेटवर्क कहा जाता है, कि होलिस्टिकली पूरे के पूरे इंटरनेट के डेटा को एक साथ यूज करके, उसे कंस्ट्रक्ट करके एक साथ एक बेहतरीन डिसीजन ले सकता था। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप अपने फोन में कोई ऐप यूज कर रहे हैं, फिर कोई एआई फंक्शन यूज कर रहे हैं जैसे कैलकुलेटर, तो कैलकुलेटर का इंफॉर्मेशन सिर्फ आपके पास है, वो पूरी दुनिया के पास नहीं है, वो पूरे इंटरनेट पे स्प्रेड नहीं हुआ है, वो आपके लिए एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन है। लेकिन एआई से बने हुए जो एप्स होते हैं वो पूरे इंटरनेट के डेटा को एक साथ ही यूज करते हैं, उसे प्रोसेस करते हैं, उस पर डिसीजन लेते हैं और उस पर क्रिएटिव वे में रिएक्ट करते हैं, जिसका प्रभाव शुरुआती स्टाइल वाले इमेज रिकॉग्निशन, स्पीच रिकॉग्निशन के रूप में यूज किया जाता था। तो वहीं इसी फील्ड के दूसरे फाउंडिंग फादर जेफरी हिंटन, उन्होंने प्रोफेसर हॉपफील्ड के काम को नेक्स्ट लेवल पर इनहेंस किया। इन्होंने और नई नई रिसर्चेस, एल्गोरिदम्स को मार्केट में प्रोपेगेट किया, नए एल्गोरिदम्स को विकसित किया। यानी प्रोफेसर हॉपफील्ड के काम को प्रोफेसर जेफरी हिंटन ने आगे चलकर और भी अच्छे से रिफाइन किया। यहाँ पे हॉपफील्ड ने पहली बार आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क को पहली बार मार्केट में प्रोपेगेट किया था, प्रोफेसर जेफरी हिंटन ने डीप न्यूरल नेटवर्क पर काम किया, उसे विकसित किया, यानी उसे और भी ज्यादा डिटेल में विकसित किया। जो बेसिक न्यूरल नेटवर्क था वो और ज्यादा डेटा स्टोर करके, उन्हें बेहतर तरीके से कंस्ट्रक्ट करके, उसे प्रोसेस करके एक्सट्रीमली हार्ड कामों को भी आसानी से वो कर पा रहा था और बेहतरीन डिसीजन ले पा रहा था। और डीप न्यूरल नेटवर्क हॉपफील्ड के आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क से ज्यादा कॉम्प्लेक्स था। इन्होंने साथ ही साथ एक ऐसा एल्गोरिदम भी प्रोपेगेट किया जिसमें कोई आर्टिफिशियल नेटवर्क अपने पुरानी मिस्टेक से फर्दर इम्प्रूवमेंट कर सकता था
यानी पुरानी गलती से नया सीख कर और वो गलती बार बार ना दोहराने वाली ह्यूमन इंस्टिंक्ट को यहाँ पर कॉपी किया गया था। और बड़े डेटाबेस के साथ लगातार लर्निंग, ऑटो लर्निंग के आधार पर, जिसे आज रीइंफोर्समेंट लर्निंग भी कहा जाता है, उसके आधार पर चंक ऑफ डेटा को सटीकता से सुधार कर करके धीरे धीरे अपने आप को सुधार सकता था। मुझे कोई भी एआई धीरे धीरे इंसानों की तरह पुरानी गलतियों से अपने आप को एक नए मोड में सुधारता जा रहा है। एक ऐसा एल्गोरिदम जेफरी हिंटन ने बनाया था जिसे एआई इंसानों की तरह एक ऐसे मैकेनिज्म में लगा हुआ था जिसे वो पुरानी गलतियों को सुधार कर रीइंफोर्समेंट लर्निंग के थ्रू लगातार बेहतर बन सकता था। और साथ ही साथ इन्होंने एक और एल्गोरिदम बनाया जिसे बोल्ट्जमैन मशीन के नाम से जाना जाता है। यानी इस एल्गोरिदम के आधार पर वो ह्यूमन मिस्टेक को सुधार कर ह्यूमन के सवाल से ज्यादा सटीक जवाब देने की काबिलियत होती थी उसमें। बैक प्रोपेगेशन मेथड में एआई खुद की पुरानी गलतियों से सीखता था और एक नए मोड पे जाता था, लेकिन बोल्ट्जमैन मशीन में एआई इंसानों की गलतियों को पकड़ता है और इंसानों के मन की बात को समझकर बेहतरीन आंसर देने की कोशिश करता था। कैसे? फॉर एग्जांपल, आप गूगल या फिर कोई भी एआई ऐप पर जाइए और अगर वहां पे कोई रॉन्ग लेटर लिखते हैं या फिर कोई आसानी से नहीं कह पा रहे हैं, एआई गेस मार के आपको वो रिजल्ट दिखाएगा जिसे आप ढूंढ रहे होते हैं। तो ये बेसिकली बोल्ट्जमैन मशीन की वजह से होता है, जिसमें एआई ह्यूमंस की मिस्टेक को हैंडल कर रहा है और नए पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज कर पा रहा है। इस हिसाब से एआई खुद की गलतियों से भी सीखेगा और इंसानों की गलतियों से भी सीखेगा और अपने आप को लगातार बेहतर करता जाएगा। इन दोनों की रिसर्च आगे चलकर पैटर्न रिकॉग्निशन, इमेज रिकॉग्निशन, साउंड रिकॉग्निशन में बड़ा काम दिखाती है। डीप लर्निंग में आप बड़े बड़े इंजन जैसे आर्टिफिशियल ड्राइविंग कार, चैट जीपीटी, गूगल, ये सब इन्हीं की तो देन है मेरे भाई। तो इसका रिपोर्टेशन क्या होगा वो ऑलरेडी मैंने एक अदर वीडियो में बताया है, कैसे एआई और क्वांटम कंप्यूटर आगे चलकर इन 8 इंडस्ट्रीज को रेवोल्यूशनाइज कर रही हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल में कमेंट करिए। दोस्तों, मेरे पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, आप ज्वाइन बटन दबा कर या फिर थैंक्स बटन दबाकर मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं। मैं एक स्टूडेंट हूँ और मुझे पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। अभी के लिए इतना ही, बाय बाय।